हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों, मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म में स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाग 5 में आता है आपका संघीय कार्यपालिका, यानी कि संघ की कार्यपालिका, जिसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है 52 से लेकर 78 तक। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में, चाहे वो कोई भी पेपर हो। आप ग्रुप डी उठा लीजिए, एनटीपीसी उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का पेपर, या मैं कहूँ पीसीएस का पेपर उठा लीजिए, लोअर पीसीएस का पेपर उठा लीजिए आप लोग, या यारो का पेपर उठा लीजिए, या टेट का पेपर उठा लीजिए, कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये डेफिनेटली है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत सरकार के अंग आते हैं। तो यहां पे लिख सकता हूं कि सरकार के अंग मैंने बताया था कि सरकार के अंग कितने आते हैं, तो 3 आते हैं। पहला आता है आपका व्यवस्थापिका। क्या आता है? व्यवस्थापिका। दूसरा मैंने बताया था आपको कि क्या आता है? कार्यपालिका। क्या आता है? कार्यपालिका। तीसरा मैंने बताया था क्या आता है? न्यायपालिका। ये आते हैं आपके 3 जो है कि प्रमुख अंग है सरकार के, और इन्हीं के द्वारा पूरे भारतवर्ष का शासन चलाया जाता है। ठीक, चीजें क्लियर हो रही है? यहाँ पे नोट में लिखवाऊंगा आप लोगों को कि नोट में आप लोग ये लिखेंगे कि राज्य की अगर मैं बात करूं व्यवस्थापिका, तो राज्य की भी व्यवस्थापिका आपका सेम होती है। जैसे केंद्र की व्यवस्थापिका होती है, वैसे राज्य की व्यवस्थापिका होती है। अब मैं बात करूं कि सबसे पहले केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता क्या है, तो देखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका इसको क्या बोलते हैं? हम संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद। यानी व्यवस्थापिका का मतलब ही संसद होता है। तो अब मैं बात करूं कि इसके कितने अंग हैं, तो इसके जो है कि आपके 3 अंग मैंने बताए थे। कौन कौन से बताए थे? राज्यसभा। क्या बताया था? राज्यसभा। दूसरा क्या बताया था? लोकसभा। तीसरा आपका राष्ट्रपति बताया था। राष्ट्रपति। अब मैंने बताया था कि जो राज्यसभा है वो क्या है? आपका स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक, चीजें क्लियर होनी चाहिए। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा निम्न सदन है, ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन ये भंग होता रहता है, हर 5 साल में इसका विघटन होता है। आज अगर 5 साल के लिए आपका मैं बात करूं कि बीजेपी की सरकार बनी है, तो 5 साल बाद हो सकता है वो चेंज हो जाए, वहां पे कांग्रेस की सरकार आ जाए, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाए, कांग्रेस तृणमूल की आ जाए सरकार, कोई भी आ सकती है। प्रत्येक 5 साल में ये क्या होती है? विघटित होती है। उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन विशेष कंडीशनों में होती है वो। ठीक, आगे मैं बात करूं कि राज्यसभा आपका क्या है? उच्च सदन है। ठीक, और तीसरा क्या है आपका? राष्ट्रपति। किसके अंग है? संसद के। ये अंग है। ठीक, अब देखिए मैं बात करूं कि व्यवस्थापिका का मेन उद्देश्य क्या है। इस व्यवस्थापिका का मेन उद्देश्य क्या है? कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना। और जब ये कानून बनता है तो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पारित होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या होता है? ये कानून बन जाता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? एक एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पेपर से एक भी प्रश्न छूट के जाने का चांस न रहे। तो मैंने बताया कि कानून बनाती है। कौन बनाती है? व्यवस्थापिका, यानी कि संसद कानून बनाती है। कब बनाती है? जब राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो जाता है और राष्ट्रपति का इस पे जब हस्ताक्षर हो जाता है, तो ये कानून बन जाता है और ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाता है। ठीक, अब मैं बात करूं कि ये कार्यपालिका का वर्क क्या है, तो ये जो कानून बना है, इस कानून का ये कार्य है कि पूरे देश में लागू करवाना। क्या है? लागू करवाना। ठीक, लागू करवाना। अब मैं बात करूं कि इस न्यायपालिका का क्या मतलब है, तो न्यायपालिका क्या कार्य करती है? आप लोगों को पता होगी न्यायपालिका क्या कार्य करती है? रक्षा का कार्य करती है। रक्षा करना। अगर मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति है
उसको न्याय चाहिए, वो किसी व्यक्ति के द्वारा पीड़ित है, क्या है, पीड़ित है या उसके साथ अत्याचार किया गया है, तो वो न्याय चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा, न्यायपालिका में ही तो जाएगा। चाहे वो केंद्र लेवल पे जाए, केंद्र लेवल पे जाएगा तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और स्टेट लेवल पे जाएगा तो कहाँ जाएगा, आपका उच्चतम न्यायालय में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक, आगे बढ़े। तो मैं बात कर रहा था कि राज्य व्यवस्थापिका या केंद्र व्यवस्थापिका की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख लिए कि केंद्र व्यवस्थापिका में क्या आता है, राज्य व्यवस्थापिका के बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले देखते हैं कार्यपालिका। जो कार्यपालिका को देखिए, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो केंद्रीय कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं, केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं आपके कौन कौन, एक तो राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति। दूसरा आपका कौन आएगा, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री। और तीसरा कौन आएगा, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। इसी तरह अगर मैं राज्य की कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं, किसकी, राज्य की कार्यपालिका की, तो राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या कौन कौन आ जाएगा, राज्य की कार्यपालिका में बताइए कौन कौन आ जाएगा। यहां पे मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, राज्यपाल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अब मैं बात करूं कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं, कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद आते हैं। ठीक, चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मैं न्यायपालिका की अगर मैं बात करूं कि न्यायपालिका, देखिए अगर केंद्रीय लेवल पे मैं बात करूं, केंद्रीय स्तर पे क्या होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट, जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। और यही अगर मैं बात करूं कि राज्य स्तर पर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, आप बताइए, हाई कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय क्या होगा, हाई कोर्ट। आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट कितना है भारत में, 1 है। और राज्य स्तर पे हाई कोर्ट कितने हैं, 24, और 25 बोला जा रहा है, 25 हो गया है वैसे, 25। ठीक, और देखिए जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या लोअर कोर्ट जिनको बोलते हैं हम लोग, ठीक, वो अनंत हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता है कि कितने हैं। अभी काउंट करके हमारे पास तो आंकड़ा है नहीं, इसलिए हमने लिख दिया इनफाइनाइट है, कि आएगा आंकड़ा तो हम बता देंगे आप लोगों को। तो केंद्रीय स्तर पे जो है कि आपके 1 हैं और राज्य स्तर पे 25 हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, क्या, वो देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे केंद्रीय व्यवस्थापिका होता है संसद, उसी तरह राज्य में भी जो है कि आपका व्यवस्थापिका होती है। तो उसके अंतर्गत राज्य की व्यवस्थापिका के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, राज्य व्यवस्थापिका कौन कौन आता है, तो वो देखिए आप लोग कौन कौन से। एक आता है आपका विधानसभा, क्या होता है, विधानसभा। दूसरा होता है आपका विधान परिषद। और तीसरा मैं अगर मैं बात करूं कि क्या होता है, तो ये होता है आपका, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक, बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक, यानी कि राज्य व्यवस्थापिका के अंतर्गत आपका विधानसभा होता है, फिर विधान परिषद होता है। देखिए राज्य में कुछ जगहों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, क्या है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, उसको आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे विधान सभा है, यहाँ पे क्या है, विधान परिषद है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, राज्यसभा है, और यहाँ पे क्या है, लोकसभा। तो विधानसभा जो है आपका क्या है, आपका अस्थाई सदन है, जबकि विधान परिषद जो है आपका अस्थाई सदन है। क्या है, अस्थाई सदन है। ठीक, तो चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा जैसे यहाँ पे था अस्थाई, यहाँ पे विधान परिषद जो है कि अस्थाई है। तो अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। जो संसद के हमारे अंग में एक राष्ट्रपति आते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हमारे कार्यपालिका के प्रधान हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए
सबसे पहले अगर मैं यहां लिखूं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। क्या होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और इनको क्षमादान की शक्ति भी प्रदान है। और मैं बात करूं कि जो सेनाएं हैं, जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। ठीक, और ये मृत्यु दंड को भी क्या कर सकते हैं? क्षमा दे सकते हैं, दया दे सकते हैं। तो देखिए इनके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं उन आर्टिकलों को याद करने का सबसे आसान तरीका मेरे पास है, एक ट्रिक है, अगर उसको आप लोग याद कर लेंगे तो बिल्कुल चीजें आसान हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम चीजें याद हो जाएंगी और एक एक करके उनके माध्यम से जो है कि हम आर्टिकल के बारे में आपको समझाएंगे। तो देखिए ट्रिक आता है इनके लिए, वो ये है पकानी कोका दुयोदशम। क्या है? पकानी कोका दुयोदशम, ये ट्रिक है। पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए प से राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, इसके लिए आर्टिकल आता है आपका 52। यहां पे आर्टिकल लिख देता हूं, इसके लिए आर्टिकल क्या होता है? 52 आता है। अब देखिए का से होता है कार्यपालिका का प्रधान। किसका? कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान, इसके लिए आर्टिकल आता है 53। अब नी से बताइए क्या हो जाएगा? निर्वाचन। किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन, यानी कि ये इसके लिए आर्टिकल आएगा आपका 54। ठीक, अब को से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं को से मैं बात करूं तो क्या होगा? निर्वाचन कोटा। क्या है? निर्वाचन कोटा। निर्वाचन कोटा की मैं बात करूं तो ये आता है 55 आर्टिकल में। निर्वाचन कोटा इनको प्रदान है किसको? राष्ट्रपति को। उसके बारे में मैं बात करूंगा कि अभी ये लिखवा दूं ट्रिक के माध्यम से, फिर जब ये पॉइंट आएगा तो मैं बताऊंगा कि जो आपका निर्वाचन कोटा होता है वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए का से मैं बात करूं तो कार्यकाल, किसका? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब मैं बार बार राष्ट्रपति नहीं लिखूंगा, अब एक बार लिख दिया यहाँ पे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ रहे हैं, यानी कि का से उसका कार्यकाल किसका? राष्ट्रपति का। तो ये किस में आता है? 56 आर्टिकल में। अब देखिए दू से क्या होता है? दोबारा निर्वाचन। क्या है? दोबारा निर्वाचन। किस आर्टिकल में? 57 में। अब मैं बात करूं कि ये तो दोबारा निर्वाचन हो गए। यू से क्या हो जाएगा? योग्यता। किसका? राष्ट्रपति का योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए आर्टिकल आता है आपका 58। ठीक, अब देखिए 10 से अगर मैं बात करूं तो 10 से क्या हो जाएगा आपका? दोबारा निर्वाचन, योग्यता हो गया। और 10 से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ठीक, 10 से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो 10 से हो जाएगा दशा। क्या हो जाएगा? दशा, यानी कि ये हो जाएगा इनकी दशा कैसी है, स्थिति के बारे में बात करेंगे। दशा का मतलब हो गया आपका स्थिति। अब देखिए स से अगर मैं बात बताइए, स से क्या हो जाएगा? शपथ। कितना हो जाएगा? 60 आर्टिकल 60। और म से बताइए क्या हो जाएगा? महाभियोग। महाभियोग दीपक मिश्रा पे लाया गया था लेकिन वो पारित नहीं हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो महाभियोग के लिए आर्टिकल कितना हो गया? 61। अब बताइए किसी को कोई डाउट? यानी कि ट्रिक है पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, यानी प से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान और म से सीधे आ गया आपका महाभियोग, आर्टिकल नंबर 61। अब मैं बात करूंगा कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ठीक,
सबसे पहले अगर मैं पद की बात करूं तो देखते हैं पद के बारे में। देखिए आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यह भारत का पहला नागरिक होगा। क्या होगा? यह भारत का पहला नागरिक होगा। दूसरे पे आते हैं कि आर्टिकल जो 53 बोलता है, यह कहता है कि कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि भारत के जितने भी कार्य हैं, किसके? भारत के जितने भी कार्य हैं केंद्र के, वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उन पे किनका हस्ताक्षर होता है? राष्ट्रपति का होता है। और ये कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। ठीक। और जितने भी भारतवर्ष का कार्य है, ठीक, केंद्र के द्वारा जो की गई कार्य है, या कानून बनाना हो गया या कोई विदेशी मामले हो गए, उसमें सब में किनका हस्ताक्षर होगा? आपका राष्ट्रपति का होता है। ठीक, चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं निर्वाचन के अंतर्गत कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो उसको देखिए, आप लोग समझिए। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप क्या है, तो देखिए उसको समझिए। प्रत्यक्ष रूप वो होता है जिसमें भारत की जो नागरिक होते हैं, जो जनता होती है, डायरेक्ट भाग लेती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जिसमें भारत की जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है, उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष बोलते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें भारत की जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है। जबकि जो सांसद होते हैं राज्यों के, उनके लिए जो है कि भारत की जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है, तो उनका जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक। अब देखिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचित मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचित मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे लिख सकता हूं निर्वाचित मंडल के सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि जो निर्वाचित मंडल के सदस्यों के द्वारा होगा, तो निर्वाचन मंडल के सदस्य में आते कौन कौन है उसको समझिए आप लोग कि जो ये निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं इसमें आता कौन कौन है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो दोनों सदन आते हैं, क्या आते हैं? व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो दोनों सदन आते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब आप लोग समझ गए होंगे संसद के दोनों सदन का मतलब क्या है। यहां पे राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं? अब दूसरा देखिए, अगर दूसरा मैं बात करूं तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, किसके? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि देखिए विधानसभा जो राज्य में होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आपको एक नोट लिखना होगा। क्या होगा? नोट लिखना होगा। उसको मैं लिखवाता हूं आप लोगों के लिए कि क्या है। तो मैंने बताया नोट लिखवाता हूं आप लोगों के लिए। तो नोट में देखिए मैंने बताया आप लोगों के लिए कि एक नोट लिखना है। देखिए इसमें क्या है, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली और पांडिचेरी की, किसकी? दिल्ली और पांडिचेरी, पांडिचेरी के जो विधानसभाएं हैं, क्या है? विधानसभाएं हैं। इस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या है? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। देखिए ये दोनों क्या हैं आपके? दिल्ली और पांडिचेरी आपके क्या हैं? यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन यहाँ पे विधानसभाएं मौजूद हैं। ठीक, विधानसभाएं मौजूद हैं। 3 सदस्य इधर से और 1 सदस्य इधर से आता है आपका
तो आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए जो आर्टिकल दिया गया है आपका 55 के अंतर्गत, और वही मैं कह रहा था कि जो निर्वाचन कोटा होता है वो यही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है कि भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो आर्टिकल 55 आता है, इसको और डिटेल्स से आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए 55 की अगर मैं बात करूं तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुपातिक आधार पे होता है। वो आर्टिकल 55 में ही दिया गया है। किसके आधार पे? अनुपातिक आधार पे होता है। अनुपातिक आधार पे एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। क्या होती है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। और इसमें जो है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। क्या होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। अनुमोदक होते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? पहले क्या होता था कि पहले जो है कि ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते थे। क्या होते थे? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसको बदल के प्रेजेंट टाइम में कर दिया कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। अब मैं बात करूं इसी में कि जो अनुपातिक आधार पे होता है और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जिसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। पहले होते थे 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होते थे। अब मैं बात करूं इसी के अंतर्गत कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें मत का नहीं, मत मूल्य का निर्णय होता है। किसका होता है? मत मूल्य का निर्णय होता है। ठीक, किसका होता है? मत मूल्य का निर्णय होता है। और इसी के चुनाव में अगर मैं बात करूं तो लोकसभा का जो महासचिव होता है वह चुनाव अधिकारी होता है। क्या होता है? लोकसभा का महासचिव। लोकसभा का महासचिव इसका क्या होता है? चुनाव अधिकारी होता है। चुनाव अधिकारी होता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? देखिए मैंने कहा कि ये दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके लिए एक संशोधन भी किया गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक संशोधन आता है आपका 17वां संविधान संशोधन आता है आपका 1969। कब किया गया? 1969 में किया गया। और इसमें दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करने को आदेश दिया गया, जिसमें आप मैं बात करूं तो दिल्ली से 3 आता है, पांडिचेरी से 1 आता है जो इसमें भाग लेते हैं। ठीक, चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनकी चुनाव प्रणाली क्या है। देखिए चुनाव प्रणाली की मैं बात करूं, चुनाव प्रणाली तो देखिए जो हमारे विधायक होते हैं, विधायकों के मत मूल्य की अगर मैं बात करूं, विधायकों के मत मूल्य, तो इसके लिए क्या है कि जो राज्य की जनसंख्या है, क्या है? राज्य की जनसंख्या अपॉन निर्वाचित विधायक, क्या है? विधानसभा के निर्वाचित विधायक लिख सकता हूं यहां पे, तो सीधे लिख देता हूं निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। ये होता है आपका जो है कि विधायकों के मत मूल्य होते हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला है, सीधे सीधे यहां से फाइंड आउट हो सकता है। ठीक, अगर राज्य की जनसंख्या आपको मालूम है, टोटल निर्वाचित सदस्य हैं, तो अगर इससे भाग दे देंगे तो वहां पे सीट निकल जाएगी कि टोटल कितने राज्य में सीट हैं। ठीक, अब मैं बात करूं कि जो सांसद आते हैं उनके जो आपके वोट मूल्य होते हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए सांसदों के मत मूल्य की अगर मैं बात करूं तो
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य अपॉन क्या हो जाएगा कि जो संसद है, संसद में कुल निर्वाचित सदस्यों इंटू 1/1000। इस तरीके से हम जो है कि फाइंड आउट करते हैं कि विधायकों का मत मूल्य और सांसदों का मत मूल्य निकाल लेते हैं। पता है ये चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं पॉइंट। तो अब मैं बात करूं कि एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कितने वोट की आवश्यकता होती है। तो उसको देखिए आप लोग, अगर एक उम्मीदवार है तो उसको चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम कोटा की अगर मैं बात करूं, न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, ठीक। तो उसको देखिए आप लोग कैसे निकाल सकता हूं, कुल वैध मत यानी कुल वैध मत अपॉन +1, कुल वैध मत +1 अपॉन क्या करेंगे कि निर्वाचित सदस्य +1, इससे निकाल लेंगे कि न्यूनतम कोटा क्या होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को जो है कि प्राप्त करना है, अगर वो व्यक्ति क्या है कि जीता हुआ है, तो उसके लिए जो है कि चुनाव जीतने के लिए कितनी कोटा है, वो इतना अगर प्राप्त कर लेता है तो वो क्या होता है, चुनाव जीत जाता है, ठीक। यानी कि कुल वैध मतों का कुल वैध मत +1 और निर्वाचित सदस्य +1, ठीक। आगे बढ़े। अब जो आर्टिकल आता है आपका, वो आता है, अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल मैंने बात किया था 56 में क्या है, कार्यकाल के बारे में मैंने बताया था कि कार्यकाल के बारे में बात किया गया है कि किसका, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति की कार्यकाल जो होता है उसके पद धारण करने के दिन से लेकर 5 वर्षों तक होता है। कितना होता है, यानी कि जिस दिन से वह पद धारण करेगा, पद धारण करने के दिन से 5 वर्ष तक होता है। कितना होता है, 5 वर्ष तक होता है। अब बात करूं कि जो राष्ट्रपति का पद है वो किन परिस्थितियों में खाली हो सकता है, तो उसके लिए 2 परिस्थितियां आती हैं। क्या आती हैं, पहला परिस्थिति आता है कि वह उपराष्ट्रपति को क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, उपराष्ट्रपति को क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे। और दूसरा आता है आपका कि उस पे महाभियोग लगाया जाए। अब महाभियोग क्यों लगेगा भैया उसके ऊपर, जब उसने कोई गलती नहीं किया है तो क्यों लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर उसके कार्य को असंतोष पाया जाता है, ठीक, उसके कार्य को ठीक नहीं पाया जाता है, तो उसके ऊपर जो है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके जो है कि इसके ऊपर महाभियोग की क्रिया को लागू किया जा सकता है। उसके बाद से अगर यह ऑथेंटिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑथेंटिक पाया जाता है, तो राष्ट्रपति को पद जो है कि छोड़ना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल आता है आपका, अगर मैं बात करूं तो अगला आर्टिकल आता है 57। अगर मैं इसकी बात करूं तो 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन, यानी कि पुनः निर्वाचन की अगर मैं बात करूं, निर्वाचन यानी कि दोबारा निर्वाचित हो जाएगा 57 के अकॉर्डिंग। उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में क्या है कि राष्ट्रपति जो है कि जैसे ये 5 साल का इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, क्या हुआ कि इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, अगर फिर मैं चाहूं कि इन्हें ही राष्ट्रपति बना दूं तो बिल्कुल बना सकता हूं, क्योंकि इनके लिए दोबारा पुनः निर्वाचन की क्या है, व्यवस्था है। फिर पुनः इन्हें निर्वाचित किया जाएगा, प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी जो पीछे अपनाया गया, फिर इनका निर्वाचन हो जाएगा। अब आता है आर्टिकल 52। क्या आता है, आर्टिकल 58 आर्टिकल आता है 58 में क्या था, मैंने बताया था आप लोगों के लिए 58 में मैंने बताया था योग्यता। राष्ट्रपति का योग्यता क्या होनी चाहिए,
पहला योग्यता ये होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा मैं बात करूं तो वह किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पे क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर वो लाभ के पद पे है तो जिस दिन वह शपथ ग्रहण करेगा उसी दिन उसका वो पद क्या होगा? समाप्त। उसे त्याग पत्र देना होगा पहले, फिर जो है कि राष्ट्रपति के लिए पद जो है कि उसको शपथ लेनी होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए? प्राप्त किया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु इसने प्राप्त कर लिया है तो अगर ये देश का राष्ट्रपति क्या होगा? बन जाएगा। ठीक, आगे मैं बात करूं कि लोकसभा के लिए क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए योग्य होना चाहिए। अगर लोकसभा के लिए योग्य नहीं है तो ये जो है कि आपका राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक, तो चीजें बताइए समझ में आ रही हैं आप लोगों को? देखिए, अगर चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसका फायदा आपके दोस्तों को भी हो सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका आर्टिकल आता है वो आता है, मैं बात करूं तो आर्टिकल 59 आता है। और 59 में मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या आता है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें होती हैं, क्या होती हैं शर्तें, वो कौन कौन सी हैं? ठीक, कौन कौन सी हैं उनके लिए शर्तें? तो बताइए उनके लिए शर्तें की अगर मैं बात करूं तो देखिए शर्तें में क्या है इनके लिए कि जो आर्टिकल 59 का आता है कि जो शर्तें, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या होगा? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य है तो वह निर्वाचित होते ही क्या, वह निर्वाचित होते ही उसका पद क्या होगा? रिक्त हो जाएगा। क्या होगा? उसका पद रिक्त हो जाएगा और उस पद पे कोई अन्य व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक, तो ये थी शर्तें। अब मैं 60 की बात करूं कि जो आर्टिकल 60 आता है, क्या आता है? आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आता है? आपका शपथ आता है। क्या आता है? शपथ, कि जब पद धारण करते हैं राष्ट्रपति तो किसकी शपथ लेते हैं? ठीक, उसके बारे में ये चर्चा दी गई है। और इनके शपथ की अगर मैं बात करूं तो इनको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर ये नहीं है तो इनके वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक, इनको राष्ट्रपति को शपथ तो सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति के पद का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनके अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़े। अब आर्टिकल आता है आपका 61। कौन सा आता है? 61। ये जो है महाभियोग किस पे लगता है? राष्ट्रपति पे। जब राष्ट्रपति का कार्य जो है कि सही तरीके से नहीं पाया जाता है तो उसके ऊपर संसद में क्या होता है कि दोनों सदनों में बिल पारित होता है और इस बिल को जो है कि पारित होने के बाद राष्ट्रपति को क्या करता है कि ऑथेंटिक अगर ये पाया जाता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना होता है। अब एक चीज मैं बात करूं कि महाभियोग लगता कब है? तो देखिए किसी भी संसद सदन में जो है, जैसे मैं कहूं कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी लाया जा सकता है। अगर उसके जो है कि मैं बात करूं कि 2/3 सदस्य अपना हस्ताक्षर करके जो है कि क्या करते हैं कि दूसरे सदन में भेज देते हैं और दूसरा सदन क्या करता है कि उस पे क्या करता है कि जांच आयोग बैठाता है
और वह ऑथेंटिक पाया जाता है तो वो भी हस्ताक्षर करके क्या करता है कि 14 दिन पूर्व क्या करता है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे देता है कि आपके ऊपर महाभियोग की क्रिया अपनाई जा रही है, आप जो है कि अपने बचाव के लिए कोई उपाय करिए। ठीक, अगर वो नहीं कर पाते हैं, ठीक, तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। ठीक, तो बताइए आज राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति से संबंधित जितने आर्टिकल थे उन सारे आर्टिकलों को हमने करा दिया है और बिल्कुल आसान तरीके से कराया। आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आप लोग, मैं यही कहूंगा, वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।